नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज में हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उससे पहले ही आरजेडी में बवाल मचा हुआ था। हालांकि ये लड़ाई भाई बनाम भाई की थी। तेज प्रताप यादव अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आए और उन्होंने आरजेडी को घाटा कराया, कम से कम महुआ सीट पर। वहीं चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी और खासकर लालू परिवार के अंदर ऐसा बवाल देखने को मिला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए कि चप्पल से मारा गया, गन निकाल ली गई, उन तमाम आरोपों के आधार पर यही कहा गया कि राजनीति के चक्कर में हार के बाद लालू परिवार बर्बाद हो गया, सब अलग थलग हो गए। अब बारी पश्चिम बंगाल के है, क्योंकि वहां पर चुनाव 2026 में होंगे और सवाल अभी से उठने लगा है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी हारी तो फिर टीएमसी का क्या हाल होगा। कुछ वक्त पहले हमने ऐसी चर्चाएं की कि किस तरीके से टीएमसी के अंदर भी दो धड़ा है। अब मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में लालू परिवार में जो कुछ भी देखने को मिला हार के बाद वही बंगाल में भी दिख सकता है अगर टीएमसी सत्ता में नहीं आती तो। जी पंकज जी। मैं पहले टीएमसी की स्थिति बता देता हूं कि वहां अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत से जो हिंदी स्पीकिंग राज्य के लोग हैं वो बंगाल की राजनीति के बारे में उतनी रुचि नहीं लेते। पार्टियों के अंदर की पॉलिटिक्स उतना ज्यादा शायद वो इंटरेस्ट भी नहीं उनको। तृणमूल कांग्रेस ये जब बना था तो 4 लोग कांग्रेस से टूट के आए थे जो मुख्य रूप से शामिल थे। उसमें मुकुल राय थे, एक दिनेश त्रिवेदी थे, वो भारत के रेल मंत्री भी रहे, ममता बनर्जी थी और फिर बहुत सारे पुराने नेता थे, कल्याण बनर्जी वगैरह। इन सब ने मिलकर कांग्रेस से हटके तृणमूल कांग्रेस बनाया, मतलब ग्रास रूट कांग्रेस, क्योंकि इनका यह कहना था कि दिल्ली वाली कांग्रेस हवा हवाई है, उससे कोई मतलब नहीं। बाद में यह पार्टी बनी भी और सबने मिलकर ममता को अपना चेहरा घोषित किया कि यही हमारा चेहरा रहेगा। फिर तृणमूल कांग्रेस सरकार में आई। सरकार में आने के बाद ममता बनर्जी पहली बार जब मुख्यमंत्री रही, जब इनका पहला टर्म था, तो वही सारे नेता प्रोमिनेंट थे। अगर केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ मिलना हो तो वही सब मंत्री वगैरह भी बनते थे, ममता बनर्जी बनती थी, दिनेश त्रिवेदी बनते थे, ये सब। और जब यहां सरकार चलानी हो तो फिर वही सब रहते थे। लेकिन दूसरे टर्म में धीरे धीरे अभिजीत बनर्जी जो इनके भतीजे थे उनका कद बढ़ने लगा राजनीति में। और जब ये आज स्थिति ये है कि अभिजीत बनर्जी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन टीएमसी। अभिषेक बनर्जी, माफ कीजिए, अभिषेक बनर्जी, अभिजीत बनर्जी बोल रहा हूं। हाँ, अभिषेक बनर्जी सबसे ताकतवर शख्सियत है, ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अब अभिषेक बनर्जी का जैसे जैसे राइज होता गया, ममता के साथ वाले सारे नेता वैसे वैसे छोटा होते गए। कद, सियासी कद मैं बोल रहा हूं। फिर उन्होंने क्या किया कि आपस में एक गुट बना लिया कि ममता बनर्जी तो चली जाएंगे लेकिन हमारा क्या होगा। क्योंकि यह बात सच्चाई है कि अभिषेक बनर्जी इनमें से बहुतों को पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि मेरी अपनी टीम रहे, अपने उनके लोग हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आरजेडी में तेजस्वी यादव उन पुराने नेताओं को नहीं पसंद कर रहे थे जो लालू प्रसाद यादव की लॉबी के थे। अखिलेश यादव जब राजनीति बदली तो शिवपाल के दौर के नेताओं को नहीं पसंद कर रहे थे, मुलायम के दौर के नेताओं को। उसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। अरे हर नेता चाहता है कि मेरा अपना टीम रहे और हर नेता चाहता है कि अपना 4 बाप सर पे नहीं बैठा के रहे। कोई भी नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में इसे चाचा कहा जाता था कि 3-4 चाचा मिलकर सरकार चला रहे हैं, शिवपाल यादव तो रामगोपाल यादव तो आजम खान वगैरह वगैरह। उसी तरह बिहार में कहा जाता था कि तेजस्वी यादव के ऊपर बहुत सारे चाचा हैं, एक तो पापा हैं लालू यादव, उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह हुए थे, तो उस जमाने प्रभुनाथ सिंह थे, रघुनाथ झा थे और बहुत सारे इस तरह के नेता थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी भी हैं। तो उन सबको तेजस्वी यादव ने हटाया और फिर अपनी टीम वो संजय यादव हरियाणा वाले वगैरह के साथ बनाया और फिर परिवार को भी किनारे किया कि नहीं, मैं ही सबसे सीनियर रहूंगा, मैं अगर लीड कर रहा हूं तो मेरी चलेगी। उसी तरह टीएमसी के अंदर अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि इनकी चले।
क्योंकि ममता के बाद कौन, तो अभिषेक बनर्जी कहते हैं मैं, और वो कहते हैं कि हमने पार्टी बनाई इसलिए हम में से कोई भी हो सकता है। तो वहां एक पहली लड़ाई तो यह है कि पुराने नेता बनाम अभिषेक बनर्जी एंड टीम कई बार खुल के सामने आ जाते हैं, तो ममता बनर्जी दोनों को यह कहकर शांत करा देती है कि ममता इज सीनियर, ममता के सामने कोई नहीं चलेगा, तो भतीजा भी मान जाता है कि चलो कई मुद्दों पर हमने देखा, और कई मुद्दों पर हमने देखा है, वो व्हाट्सएप चैट वाली चाहे बात हो, महुआ मोइत्रा वाला चाहे मुद्दा हो, उस पर किस तरीके से दो धड़ा बटा, तमाम सांसद अलग रहे, अभिषेक बनर्जी अलग रहे, ममता बनर्जी अलग अलाप रही थी, तो वो सब तो हमने देखा है। तो उसी आधार पर कहा जा रहा है अब एसआईआर पर इसी तरीके से बवाल मचा हुआ है, पूरी पार्टी डरी सहमी हुई है, तो उसी आधार पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है अगर कहीं पलट गया मामला टीएमसी के खिलाफ, तब फिर पार्टी में नहीं आगे क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। नहीं अभी क्या स्थिति है, मैं आपको बार बार ये बोलता हूं, और आप यकीन, शायद दिल्ली की मीडिया अभी तक यकीन करने के तैयार नहीं है कि बंगाल ममता बनर्जी हारने जा रही। क्यों? मेरे पास सॉलिड रीजंस हैं इसके, मैं बताता हूं, आप सुनते जाइए, 1 मिनट लूंगा। ठीक। जब ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री रही तो बीजेपी का वोट परसेंट था 1.9, फिर 4.8, फिर 11, फिर 18, फिर 38, लास्ट विधानसभा चुनाव में 38% था बीजेपी का वोट। तो एक कांस्टेंट राइज है। एक बात तो आप मानेंगे, तो जो पार्टी 36% बढ़ सकती है ममता राज में, तो वो 1-2% पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी ही बढ़ेगी कम से कम। और फिर अब एसआईआर के बाद तमाम घुसपैठिए, तमाम ऐसे जो मर चुके हैं जिनके नाम पर वोट पड़ता रहा, वो सब भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए पिछले जो लोकसभा चुनाव अभी हुए ना 2024, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो टीएमसी और बीजेपी का वोट परसेंट का जो अंतर था वो 7% था, सिर्फ 7% का। और 7% में यह कहा जाता है, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 6 से 7% अवैध वोटर हैं। अगर अवैध वोटर मान के चले कि ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये घोस्ट वोटर्स या सिस्टम के सहारे या पुलिस के सहारे, गुंडा तंत्र के सहारे अगर ममता बनर्जी को दे रहे थे, तो ममता बनर्जी के 5 से 6% वोट तो कट जाएंगे। अब दोनों आ जाएंगे इक्वल लेवल पे, और इक्वल लेवल पे आएंगे अगर बीजेपी का जो ग्रोथ रेट है वो अगर बढ़ता रहा, तो एक अनुमान है कि बीजेपी का इस बार जो वोट होगा टीएमसी से 5% ज्यादा रहेगा। मैं बिल्कुल साइंस बता रहा हूं, इसमें कोई ये नहीं है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसी रफ्तार से मैं बता रहा हूं, भले उससे और स्लो बता रहा हूं ग्रोथ रेट। अगर 2001 से 2018 तक, 19 तक, 20 तक अगर 36% का इजाफा हो सकता है, तो ऐसा क्या कारण है कि 2021 के बाद से नहीं इजाफा होगा? कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। तो यही वजह है ममता बनर्जी। हाँ। और मैं बता रहा हूं रीजन, ममता बनर्जी कम क्यों होगी? ये बीजेपी तो राइज कर रही है, ये तो सबने जाना, ममता बनर्जी कम क्यों होगी ये कोई सोच ही नहीं रहा। कम इसलिए होगी कि देयर इज ए ग्रॉस इन फाइटिंग विद इन टीएमसी रैंक्स एंड फाइल्स। हर जिलाध्यक्ष को लेके, शहर प्रमुख को लेके खूब लड़ाई है, और लड़ाई है अभिषेक बनर्जी अपनी टीम रखना चाहते हैं और पुराने नेता अपनी टीम रखना चाहते हैं। तो वही तो सवाल इस बात को लेके बहुत क्लैश है आपस में। तो वही तो सवाल उठ रहा है, वितरण होगा। अगर आपके आधार पर माने कि ये जो आपने मुद्दे बताए, जो आंकड़े आपने साझा किए, उसके आधार पर अगर टीएमसी बंगाल से बाहर हो रही, मतलब बंगाल हार रही है, तो फिर उसके बाद की स्थितियों पर अगर अभी से आकलन करें तो क्या वही होगा जो लालू परिवार में दिखा है? इसके बाद क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। ममता बनर्जी की उम्र हो गई है और वो राजनीति से लगभग किनारे हो जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा अनाउंस नहीं भी करे तो ये एक्टिव नहीं रहेंगी। इसके बाद टीएमसी में क्या होगा, जो पुराने नेता हैं, जो एक्टिव हैं, और अभिषेक बनर्जी, इनके टीम के बीच आपस में झगड़ा होगा। मोस्ट प्रोबेबली इस बात के चांसेस हैं कि ममता बनर्जी अपने भतीजे का साथ देंगी, ठीक उसी तरह जैसे मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव का साथ दिया और लालू यादव ने तेजस्वी यादव का साथ दिया। लेकिन वहां तो दोनों अब होगा क्या? लालू के नहीं, वो तेजस्वी को मानते हैं, तेज प्रताप को उन्होंने किनारे किया। अब अभिषेक बनर्जी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभिषेक बनर्जी के पास पैसा है, रिसोर्सेज,
कॉरपोरेट्स प्रशांत किशोर को हायर करने वाले अभिषेक बनर्जी थे। और ये जो दो हीरोइनें थी जो जैन से भी शादी कर ली, जी बिल्कुल, वो उनको और उनकी एक दोस्त थी, वो दोनों, और हाँ मिमी चक्रवर्ती थी एक और थी, जहां उन दोनों को भी टीएमसी में, हाँ नूरजहां या शाहजहां इस तरह कुछ करके नाम था, तो उस दोनों को लाने वाले टीएमसी में अभिषेक बनर्जी थे। ये महुआ मोइत्रा अभिषेक बनर्जी के आदमी है, इसलिए कल्याण बनर्जी के साथ झगड़ा है, खूब लड़ाई लड़ते हैं दोनों खुलेआम। ये शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह टाइप के लोग जो है अभिषेक बनर्जी के लाए हुए हैं। अब इनका जो प्रोफाइल देखिएगा कि जिनको अभिषेक बनर्जी पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो थोड़े से अर्बन, थोड़े से मीडिया फ्रेंडली, और जिनकी दिल्ली वगैरह में ठीक ठाक पकड़ हो, ये ग्लैमर फील्ड से हो, और पुराने वाले हैं एकदम ठेठ रोड पे लड़ने वाले, लेकिन आंदोलन करने वाले। लेकिन जिनको लेकर आए, अगर ग्लैमर फेस लेकर आए, उनका तो मोह भंग हो गया। वो चाहे मिमी चक्रवर्ती की बात कीजिए, नुसरत जहां की बात कर लीजिए, हाँ मोह नहीं भंग हुआ, झगड़े क्या है, छोड़ दिया उन्होंने पद, भाई नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं, देखिए क्या हुआ ना कि अभी देखिए कीर्ति आजाद के पीछे पड़े हुए हैं, ये पूरा महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद का झगड़ा समझिए, बीच में आया था ना टीएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में, शुरुआत में जिक्र किया। हाँ, उसके बाद आप समझिए ये आज भले ही अभिषेक बनर्जी की हार हो जा रही है क्योंकि पुराने लोग पॉलिटिक्स ज्यादा जानते हैं ना, और फिर ममता बनर्जी का थोड़ा सा सहयोगी रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं रहेगी तब की मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूं, और ये एक बहुत बड़ा झगड़ा है, बाहर के लोग नहीं जानते। इस बार टीएमसी के टिकट वितरण में देखिएगा खूब मारामारी होगी। अभिषेक बनर्जी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मेरे लोगों को टिकट मिले, और मॉडर्न थोड़ा सा आउट, ज्यादा से ज्यादा मतलब उस तरह के लोगों को जो युवा पीढ़ी हो, युवा पीढ़ी, यूथ, पैसे वाले या यूथ, इनको लगता है कि मनी पावर एंड मसल पावर इज रियल पॉलिटिक्स, और उनको लगता है कि नो, आंदोलन और ग्रासरूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है वो रियल पॉलिटिक्स है। और वो जो पुराने वाले वो कम्युनिस्टों से लड़कर आए, उनको पता है कि क्या पैटर्न फॉलो करना है, वो लंबी लड़ाई रही कम्युनिस्टों से इसकी 2011 में आने तक। हाँ, तो वो जो पुराने वाले हैं ना वो आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आज आपको ये क्या करेंगे जी, आज आपको वो लड़ाई नहीं लड़नी ना, आज आपको लड़ाई लड़नी है कि एसआईआर का विरोध करना है, समर्थन करना है। आज आपको लड़ाई लड़नी है घुसपैठियों को वोटर बनाना है, हटाना है। आज आपको लड़ाई लड़नी है बीजेपी के राष्ट्रवाद से, आज आपको लड़ाई लड़नी है बीजेपी के धर्म वाली पिच से, आज आपको लड़ना है बीजेपी के उन बयानों से जो कि चाहे फेंसिंग की मुद्दे हो या फिर हिंदुओं पर अत्याचार हो, उनके फेस्टिवल पर पथराव की बात हो। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, एक बहुत जरूरी बात। बंगाल का इतिहास रहा है कि एक पार्टी जब वो सत्ता में गई है तो वो पार्टी बर्बाद हो गई है, दोबारा कभी नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, जब देश आजाद हुआ तो आखिरी जो कांग्रेस थे वहां पे सीएम शंकर रे, फिर लेफ्ट आया और लेफ्ट ने पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। लेफ्ट ने 32 साल शासन किया, और फिर लेफ्ट 32 साल बाद बर्बाद हो गई। आज लेफ्ट का कोई वहां नाम लेने वाला नहीं है। फिर टीएमसी आई है, और टीएमसी मुझे लगता है 22-25 साल टीएमसी का भी शासन हो गया। आई थिंक कि पहली बार 2009 14 साल तो सीएम रहते हैं, 14-15 साल हो गया। हाँ। अगर टीएमसी गई तो बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो पार्टी दोबारा सत्ता में कभी नहीं आती, वो हमेशा छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, वहां क्योंकि सिस्टम काम करता है, पॉलिटिक्स काम नहीं करता है। सिस्टम एक बन जाता है कि हर वहां जो कैडर होता है ना वो चुपचाप झंडा बदल देता है। बिल्कुल, राजनीति का सिस्टम वही है। और बीजेपी वाले तो संगठन के मास्टर आदमी है, एक बार आए तो जल्दी हिलाए नहीं हिलेंगे। गुजरात हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा, बंगाल भी। हाँ। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है ये, बंगाल से बनी। मैं कह रहा हूं कि अब की आपको टीएमसी को मतलब वंदे मातरम पर क्या स्टैंड है आपको क्लियर करना होगा। आप विधानसभा में कुछ या राज्यसभा पर विरोध तो कर दे रहे हो कि वहां पर ऐसा क्यों शब्द नहीं बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन आप उसी वंदे मातरम को लेकर माहौल बना देते हो बंगाल में। तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे ना। सारे जो रिवोल्यूशनरी थे, जो बीजेपी जिसको लेकर चलती है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम बंगाली, पार्टी बनाने वाले जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो मुखर्जी बलिदान हुए बंगाली
जी बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जिसको युवा शक्ति लेकर थे बंगाली, तो एक बार वहां पकड़ लिया ना उस जड़ को, तो फिर जल्दी हिलाए नहीं बिल्कुल, हिलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि आसान नहीं होगा आपके बीजेपी के सामने टीएमसी को पार पाना। और अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं जो बिहार में दिखे, तो क्या फिर टीएमसी का भी बुरा हाल होगा? वो समझने की कोशिश हमने पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार से की है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है अभी से? क्या बंगाल चुनाव में अब की टीएमसी का सफाया हो सकता है? टीएमसी हार सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।